Assalamu alaikum. I'm Hafsa and I welcome you in management class. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। डिसीजन मेकिंग स्टाइल के अंदर हम लोग दो चीज़ें आज स्टडी करेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल प्रोफाइल और डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड एरर्स। तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली सारी वीडियोस मैनेजमेंट के लेक्चर्स के ऊपर मिल सकें। लीनियर एंड नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल प्रोफाइल। इस स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे कि लीनियर थिंकिंग स्टाइल क्या होता है और नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल क्या होता है हमारे पास। लीनियर थिंकिंग स्टाइल, डिसीजन स्टाइल characterized by person's preference for using external data and facts and processing this information through rational logical thinking। इस स्टाइल के अंदर जो पर्सन की प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है, वो एक्सटर्नल डाटा और फैक्ट्स को देखता है और उस सारी इंफॉर्मेशन को वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग से प्रोसेस करता है। ठीक है। और नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल क्या होता है, डिसीजन स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सन्स प्रेफरेंस फॉर इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग दिस इंफॉर्मेशन विद इंटरनल इंसाइट्स, फीलिंग्स एंड हंचेस। ठीक है। इसके अंदर जो पर्सन्स की प्रेफरेंस होती है वो किस पे होती है, वो इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे होती है और उस सारी इंफॉर्मेशन को वो अपनी फीलिंग्स की बिना पे और हंचेस की बिना पे उस सारी इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करता है। ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल में दो मेन डिफरेंस है कि लीनियर थिंकिंग स्टाइल में हम लोग एक्सटर्नल डाटा एंड फैक्ट्स को स्टडी करते हैं और नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल में हम इंटरनल डाटा एंड फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। सो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड एरर्स क्या होते हैं। व्हेन मैनेजर मेक्स डिसीजन, they not only use their own particular style, they may use rules of thumbs or heuristic to simplify their decision making। ठीक है। रूल्स ऑफ थम्स कैन बी यूजफुल बिकॉज दे हेल्प मेक सेंस ऑफ कम्प्लेक्स, अनसर्टेन एंड एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन। ह्यूरिस्टिक क्या काम करता है, वो क्या करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई कर देता है। और रूल्स ऑफ थम्स हम लोग किस लिए यूजफुल है हमारे लिए कि वो हमारी जो कम्प्लेक्स, अनसर्टेन, एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन होती है उसको एक सेंस दे देता है। ठीक है, ताकि वो आसानी से हमारी समझ में आ जाए। अब हमारे पास तकरीबन 12 जो होते हैं वो एरर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर और अब हम इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। पहला एरर जो है वो हमारे पास क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस बाय। व्हेन डिसीजन मेकर टेंड टू थिंक दे नो मोर देन दे डू और होल्ड अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव व्यूज ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर परफॉर्मेंस, दे आर एग्जिबिटिंग ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, अपने ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करना कि आपको वो सारा कुछ पता है। ठीक है। दे थिंक दे नो मोर देन दे डू। ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मालूमात है। ठीक है। और अपने लिए होल्ड अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव व्यूज ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर परफॉर्मेंस, कि आप हमेशा ठीक ही करोगे, कुछ गलती नहीं हो सकती। वो सारा ये सिचुएशन किस में आती है, ये ओवर कॉन्फिडेंस बायस में आती है और ये भी बाजुकात एक एरर साबित होता है, जबकि है ही एक एरर। ठीक है। सेकेंड हमारे पास है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस। Describes decision makers who tend to want immediate rewards and to avoid immediate cost. For these individuals, decision choices that provide quick payoffs are more appealing than those with payoffs in future। ठीक है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस में डिसीजन मेकर क्या करता है, उसको जो भी वो काम करे उसको फौरन उसकी पे चाहिए होती है। ठीक है। उसको फौरन रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं और वो उसकी क्विक जो भी इमीडिएट कॉस्ट होती है उसको नहीं देखता वो। ठीक है। यानी जो उसको सारा खर्चा करना पड़ेगा उसको वो नहीं देखता, वो बस वो देखता है कि मुझे जल्दी से रिवॉर्ड्स मिल जाए। ठीक है। और उसके लिए वो वाली जॉब ज़्यादा अच्छी होती हैं जिन पे उसको क्विक रिवॉर्ड्स मिले, क्विक पे ऑफ हो, जबकि वो उन वाली जॉब्स की बनिस्बत जिनमें पे ऑफ्स इन फ्यूचर यानी बहुत देर बाद हो। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस। इसमें आप लोग एरर को किस तरह लिख सकते हो कि जिस तरह जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है। तो ये वाला इसमें मुहावरा सेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंचोरिंग इफेक्ट। एंचोरिंग इफेक्ट क्या होता है, डिस्क्राइब्स हाउ डिसीजन मेकर फिक्सेट ऑन इनिशियल इंफॉर्मेशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन once set fail to adequately adjust for subsequent information। First impression ideas, prices, and estimates carry unwanted weight relative to information received later।
अब एंश्योरिंग इफेक्ट जो है, इसमें डिसीजन मेकर क्या करता है कि अगर उसने फौरन से कोई चीज देख ली है, उसको पसंद आ गई है, वो बस कहता है यही डन है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सेटिस्फाई की टर्म पढ़ी थी कि हम लोगों को जो भी चीज़ गुड इनफ लगती थी हम उस पर सेटिस्फाई हो जाते थे, हम कहते थे कि बस यही ठीक है और इसी को सिलेक्ट कर लेना है हम लोगों ने। यही एंश्योरिंग इफेक्ट भी है कि हम लोग डिसीजन मेकर क्या करता है, इनिशियल पॉइंट पे ही सेटिस्फाई हो जाता है, इनिशियल पॉइंट को ही हम लोग सारी इंफॉर्मेशन उसी को फिक्सेट कर लेते हैं, और जब वो फेल हो जाता है उसके अंदर तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और सारी इंफॉर्मेशन का जायजा लेता है। लेकिन हम लोगों को कभी भी फर्स्ट और स्टार्टिंग पॉइंट पे बगैर तस्दीक के, ठीक है, बगैर इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा रिसर्च किए हुए भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। जो भी हम लोगों को स्टार्ट में इंफॉर्मेशन मिलती है वो इतनी ज़्यादा वेट नहीं रखती जितनी हम लोगों को बाद में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो रखती है, ठीक है। ये नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो मिसाल हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि जब हम लोग कोई कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं किसी भी शॉप के ऊपर, तो हम लोग फ़ौरन से उसको सेलेक्ट नहीं कर लेते। हम लोग बहुत ज़्यादा कपड़े देखते हैं, उसके बाद हम लोगों को लास्ट में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और फिर हम लोग उसका रेट करते हैं, उस रेट में हम लोग को जो मुनासिब रेट लगता है, यानी जिसकी प्राइस कम होती है, मुनासिब होती है और कपड़ा भी अच्छा होता है, हम उसको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो जो डिसीजन होता है वो इफेक्टिव साबित होता है, यानी वो रेशनल डिसीजन में आ जाते हैं। और जबकि अनचोरिंग इफेक्ट किस में आएगा, ये नॉन रेशनल बाउंडेड रैशनैलिटी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 पे है सिलेक्टिव परसेप्शन बायस। When decision makers selectively organize and interpret events based on their biased perceptions, they are using selective perception bias. This influence the information they pay attention to, the problems they identify, and the alternatives they develop. अब सिलेक्टिव परसेप्शन बायस में जो डिसीजन मेकर होगा वो क्या करता है कि सिलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करता है, इवेंट्स को रखता है, ठीक है, उनको देखता है अपनी अपनी स्किल्स की बिना पे, ठीक है, अपनी दरियाफ्त की बिना पे, ठीक है, वो उन सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। दिस इन्फ्लुएंस द इंफॉर्मेशन दे पे अटेंशन टू, द प्रॉब्लम्स दे आइडेंटिफाई एंड द अल्टरनेटिव्स दे डेवलप, ठीक हो गया। 5 पे हमारे पास decision maker who seek out information that reaffirms their past choices and discount information that contradicts past judgment exhibit confirmation bias. इसके अंदर decision maker उस information को रखता है जिसमें वो उसकी जो past की choices हों वो दुरुस्त साबित हो रही हों, ठीक है, और उन informations को निकाल देता है जिसके अंदर उसकी past judgment जो है वो गलत साबित हो रही होती है, contradicts their past judgment. एग्जिबिट कंफर्मेशन बायस, ये क्या कहलाता है, कंफर्मेशन बायस कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पे फॉर्मिंग बायस। फॉर्मिंग बायस क्या होती है, इन विच डिसीजन मेकर सेलेक्ट एंड हाईलाइट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन व्हाइल एक्सक्लूडिंग अदर बाय ड्राइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन एंड हाईलाइटिंग देम। इसमें डिसीजन मेकर क्या करता है कि सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन को निकाल देता है और सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और इसमें अब उसने अपनी अपनी स्किल्स अपने तजर्बे के बिना पे कुछ लाइंस पैराग्राफ की सेलेक्ट कर ली और कुछ लाइंस उसने निकाल दी, तो ये किसके अंदर आएगा, ये फॉर्मिंग बायस के अंदर आएगा। 7 पे है हमारे पास अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस क्या होती है, it happens when decision makers tend to remember events that are most recent and vivid in their memory. It distorts the ability to recall events in an objective manner and results in distorted judgment and probability estimates. डिसीजन मेकर क्या करता है कि जो इवेंट्स उसको बहुत ज्यादा याद होते हैं, अभी ताजा ताजा उसके माइंड में होते हैं, उन्हीं को बार बार वो रिकॉल करता है, रिमेम्बर करता है। पे हमारे पास when decision maker access the likelihood of an event based on how closely it resembles to other event or set of events, that's the representation bias. representation bias के अंदर decision maker अपने जो इवेंट्स होते हैं उनको दूसरे इवेंट्स के मुकाबले में देखता है कि कौन किससे कितनी ज़्यादा मुमासलत रख रहा है, किसका किससे कितनी ज़्यादा मुमासलत रखने का इम्कान है, ठीक है। तो वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन बायस के अंदर आता है। रेंडमनेस बायस क्या होती है हमारे पास, 9th पे है, describes the actions of decision maker who try to create meaning out of random events, ठीक है। जो भी रैंडम इवेंट्स होते हैं उनके बारे में सोचते हैं डिसीजन मेकर और मीनिंग क्रिएट करते हैं।
10 पे है हमारे पास sunk cost errors when decision maker forget the current choices that cannot correct the past. ठीक है, इसमें decision maker अपनी current choices को forget करता है जो कि उसके past को ठीक नहीं कर सकती. Decision maker forget the current choices that cannot correct the past. Past decision maker who are quick to take credit for their success and to blame failure on outside factors are exhibiting self-serving bias. इसके अंदर डिसीजन मेकर क्या करता है, जब भी सक्सेस होती है तो वो जल्दी से अपना क्रेडिट ले लेता है, ठीक है, और वो कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई है. एंड टू ब्लेम फेलियर ऑन आउटसाइड फैक्टर्स आर एग्जिबिटिंग सेल्फ सर्विंग बाइस. और जो भी जब उसको फेलियर होता है और जब फेलियर का जो इल्ज़ाम होता है वो क्या किस पे लगा देता है, आउटसाइड फैक्टर्स पे लगा देता है और क्या अपने आप को शो करता है, सेल्फ सर्विंग बाइस, एक खुदगर्ज बंदा. ठीक हो गया. 12 पे है हमारे पास hindsight bias. Hindsight bias is a tendency for decision maker to falsely believe that they would have accurately predicted the outcome of an event once that outcome is actually known. ठीक है, इसमें वो अपने ऊपर यकीन रखता है, अपने ऊपर एक गलत बिलीव रखता है कि उसने जो भी आउटकम थी उसको सही तरह से प्रिडिक्ट किया है, उसको सही तरह से उसका एस्टिमेट किया है. ठीक है, और इसमें वो जबकि वो जो आउटकम थी वो एक्चुअली नोन थी, वो इवेंट क्या थी, एक्चुअली नोन थी. और ये वाले सारे जो हिंडसाइट बायस है ये भी ओवर कॉन्फिडेंस बायस की तरह ही है. ठीक है, अपने ऊपर खुद एतमादी और अच्छे से अपने ऊपर यकीन रखना जबकि असल में वो काम पहले से हुआ था. नेक्स्ट मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिसके अंदर ये सारे एरर्स का एक स्केच बना हुआ है. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ओवर कॉन्फिडेंस बायस, देन हमने पढ़ा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस, देन एंश्योरिंग इफेक्ट, सिलेक्टिव परसेप्शन बायस, कंफर्मेशन, फॉर्मिंग, अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, रैंडमनेस, संक कॉस्ट, सेल्फ सर्विंग एंड हिंडसाइट. ये सारी हमने क्या थे, डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बायसेस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और इनकी आपने बस इनको वर्ड टू वर्ड याद करना है क्योंकि ये अक्सर बहुत ज़्यादा सिमिलर है तो ये मिल जाते हैं. ठीक है, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने दो कंसेप्ट स्टडी किए हैं. पहला हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल एंड देन हम लोगों ने स्टडी किया डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड एरर्स. दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.